NewsHow.com पर मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की जो मेरी स्टोरी लिस्ट है उसमें सबसे पहली खबर है बिहार के शिक्षा मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। उन्होंने 3 दिन पहले शपथ ली थी कि वो बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन दबाव के बाद आज मेवालाल चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसे कैसे देखा जाए इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसे कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से पूरे कोरोना मामले को दिल्ली में हम देखें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर, पिछले साल 5 जनवरी को किस तरह से जो नकाबपोश गुंडों ने जेएनयू में घुसकर वहां के छात्र और टीचर्स को पीटा था, उस मामले में दिल्ली की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इसकी जांच की थी और आज उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन क्या कुछ डिटेल्स रहे हैं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के और अब इसे कैसे देखा जाए इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली खबर से। तो चलिए बात करते हैं 16 नवंबर को बिहार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और गठन होने के 2 दिन बाद विरोध के सुर आने लगे थे, क्योंकि आरजेडी ने सवाल खड़े किए कि शिक्षा मंत्री जिन्हें बनाया गया है यानी कि मेवालाल चौधरी जो कि तारापुर के जेडीयू के एमएलए हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। और ये कहा गया था कि जब 2010 और 15 के बीच में जब वो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो भागलपुर का विश्वविद्यालय है वहां पर नियुक्तियों को लेकर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे कि किस तरह से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जूनियर साइंटिस्ट का जो अपॉइंटमेंट किया था उसमें धांधलेबाजी थी, जिसको लेकर राज्यपाल जो उस समय के थे रामनाथ कोविंद, उनको भी रिपोर्ट सौंपी गई थी। और उसके बाद उन्होंने जेडीयू से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन जब उन्हें अग्रिम जमानत मिली तो वो वापस जेडीयू में आए और इस बार फिर उन्होंने चुनाव तारापुर से लड़ा, जिसके बाद वो जीत गए थे और अब उन्हें नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बनाया था। इसके अलावा भी मेवालाल चौधरी के ऊपर बहुत सारे मामले थे, जैसे कि उनकी पत्नी की जो मृत्यु थी बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी और एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं अमिताभ कुमार, उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी की थी और एक लिखित में कंप्लेंट दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मेवालाल चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि वो राष्ट्रगान भी नहीं गा पा रहे हैं। तो ये तमाम मामले जो मेवालाल चौधरी के सामने आए तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके ऊपर एक भारी दबाव पड़ा था। अब आपको बता दें कि आरजेडी ने उस समय क्या कहा था ट्वीट करके। आरजेडी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार का ये दोहरा मापदंड है और वो खुद 60 भ्रष्टाचारों के मुखिया हैं, ऐसी बात आरजेडी ने लिखी थी। और उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति कुर्सी के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। तो ये जो तमाम एलिगेशंस नीतीश कुमार के ऊपर लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेवालाल चौधरी का शिक्षा मंत्री बने रहना बिल्कुल अनटेनेबल होता जा रहा था। क्यों अनटेनेबल होता जा रहा था आपको बताती हूं। बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी का एक स्लोगन रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन बाबू से रिलेट की जाती है। तो ये जो दोनों मामले हैं इसको लेकर नीतीश कुमार काफी दबाव में थे और नीतीश कुमार को बार बार अभी ये चुनाव कैंपेन में कहा गया था कि किस तरह से उन्होंने अपनी नैतिकता से समझौता कर लिया है। अब वो बिल्कुल परिस्थितियों के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखेंगे, एक कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिखेंगे जहां पर वो अपने निर्णय नहीं ले सकते। तो आज इस इंसिडेंट ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दबाव में थे और इस दबाव के चलते उन्होंने जब आरजेडी के सुर बढ़े उसके बाद बीजेपी का प्रेशर आया तो आज मेवालाल चौधरी ने सुबह अपना इस्तीफा दिया। लेकिन आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी को जरा सी भी इल्म नहीं है। जब सुबह रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया, जब एएनआई के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने आप को अभियुक्त नहीं मानता हूं। उसके 2 कारण उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी आरोप तब प्रूव होता है पहले केस में अगर चार्जशीट फाइल होती है और दूसरा केस ये अगर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है। तो उनके मामले में अभी दोनों ये चीजें नहीं हुई हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी वो अपने आप को अभियुक्त नहीं मानते हैं। तो
आपको बता दें कि जब रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने उनकी कंप्लेंट की थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट को सौंपा गया था। उसके बाद उन्हें जेडीयू से निष्कासित किया गया। उसके बाद सुशील मोदी ने यह कहा कि नहीं, उन्हें जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, और अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम हाउस में इसको लेकर हंगामा मचाएंगे। तो ये सारी तमाम जो गतिविधियां थी उसके बीच जब वो बिहार के शिक्षा मंत्री बने तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी उन पर चढ़ बैठेगा, एनडीए के ऊपर, और ये बात बार बार सामने आएगी कि आप तो भ्रष्टाचार का हवाला देते थे और कहते थे कि आप तो उसमें बिलीव करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को आपने क्यों अपने मंत्रिमंडल में जगह दी? इस नैतिकता के सवाल से बचने के लिए आज नीतीश कुमार वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द बीजेपी एंड ऑल्सो फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो अगर इनकी जो मेवालाल चौधरी का इस्तीफा है अगर आप देखें तो आज कहीं ना कहीं एक विवश और मजबूर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बीजेपी की एक मजबूरी है कि अभी नई सरकार की कमान उन्होंने संभाली है, तो उनको लोगों के बीच में ये दिखाना है कि भ्रष्टाचार के मामले में अभी भी वो बिल्कुल इंटॉलरेंट होंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार के मामले। और तीसरी बात जो विपक्ष की है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक प्रबल विपक्ष के रूप में दिखेगा, और नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए राह आसान नहीं होगी। लेकिन आज मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा जरूर दे दिया, बीजेपी ने अपना प्रेशर जरूर बना लिया, नीतीश कुमार के ऊपर भी प्रेशर था, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने आखिरकार मेवालाल चौधरी को मंत्री बनने की इजाजत क्यों दी? क्या बीजेपी को यह बात नहीं पता थी कि वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं? क्या बीजेपी को यह बात नहीं पता थी कि उनका इस तरीके का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे कि वो राष्ट्रगान भी नहीं गा सकते और उनको देश में अपने बिहार में अपने शिक्षा मंत्री बना दिया है? तो ये सारी बातें सब पॉलिटिकल पार्टीज को पता थी, लेकिन जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया, विपक्षी पार्टियों का, खासकर आरजेडी का एक बड़ा रोल है इसमें, और जब आरजेडी ने उन पर प्रेशर डाला तब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को बिहार में ये लगा कि अगर अब उन्होंने मेवालाल चौधरी का इस्तीफा नहीं मांगा तो उनके लिए नैतिकता के आधार पर आगे बहुत सारे रोड़े अटकाए जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल वहीं पर खत्म करने के लिए मेवालाल चौधरी का इस्तीफा आज मंजूर कर लिया गया है। हालांकि वो अभी अपने आप को अभियुक्त नहीं मानते हैं। तो अब देखना यह होगा कि आगे मेवालाल चौधरी का क्या होगा। और इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि उनके कुछ ही मंत्री थे इस कैबिनेट में, उनमें से एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस के बारे में आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं दूसरी खबर की ओर चलती हूं। आइए बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर। अगर कल तक की आप कोरोना संक्रमितों की संख्या देखें तो लगभग 7,500 केसेस सामने आए हैं और 131 मौतें सिर्फ 24 घंटे में हुई हैं। आपको बता दें कि जो दिल्ली का जो हाल है, 1 नवंबर से लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक कड़ा संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत ही ज्यादा कड़े सवाल पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आप को सोते हुए मुझे जगाना क्यों पड़ा? आप क्यों सो रहे थे? आपको 18 दिन सिर्फ इस चीज में कैसे लग गए कि जो शादी ब्याह में जो अटेंड करने वाले लोग हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए? आपको बता दें कि ये संख्या पहले इनिशियल डेज में 50 थी, उसको बढ़ाकर जब अनलॉक फेज में आए तो ये संख्या शादी ब्याह के जो गेस्ट हैं उनकी जो संख्या है उसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया। और अब इसे 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने इसकी संख्या को 50 पर सीमित किया था। तो आज दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि आपको 18 दिन क्यों लग गए कि ये जो संख्या थी 200 से इसको 50 करने में? यानी कि आप सो रहे थे और आप तभी जगे जब कोर्ट ने आपसे सवाल किए। तो ये एक कड़ा संज्ञान आज कोर्ट ने इसको लिया है। और दिल्ली सरकार से ये भी कहा है कि ये कैसी मॉनिटरिंग है, आप किस तरीके की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जहां पर आपने के बनाए हुए नियम ही आप लोगों पर एनफोर्स नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके के सवाल उन्होंने कहे हैं। साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आपको क्या पता है कि दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि दिल्ली शहर अब न्यूयॉर्क और साओ पोलो के से भी उसकी खराब हालत हो गई है। 2 सिटीज का उन्होंने कंपैरिजन किया कि न्यूयॉर्क और साओ पोलो से भी खराब स्थिति इस समय दिल्ली की है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जो ये तीसरी वेव है तो
इस तीसरी वेव से कैसे बचा जाए। और लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते आ रहे हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। और कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि हम आपको चेतते रहे लेकिन आपने समय पर एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट बी साइलेंट बाय स्टैंडर्ड्स एंड आप काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से ही आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए था और आपने ये काम नहीं शुरू किया। अब आपको बता दें कि अभी 2-3 दिन पहले ही अमित शाह ने एक बैठक भी बुलाई थी और अमित शाह और अरविंद केजरीवाल के बीच में, जिसमें उन्होंने एक एक्शन प्लान की बात कही गई, जहां पर आईसीयू के बेड्स को बढ़ाने की बात कही गई है, टेस्टिंग को दोगुना करने की बात कही गई है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों के बावजूद आज आम आदमी पार्टी की सरकार आज कटघरे में खड़ी हुई है और उसकी जो छवि है वो ऐसी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उसमें उन्होंने, आपको ये भी बता दें कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि आप मास्क लोगों के बीच में फ्री में बांटें और उन्हें मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा मास्क पहना जाए। और जो दूसरा डिसीजन आज दिल्ली सरकार ने लिया है कि जो मास्क के ऊपर जो फाइन था वो पहले 500 रुपए फाइन था। अगर आप मास्क बिना पहने हुए दिखते थे तो पुलिस आपसे 500 रुपए की वसूली करती थी और अब इस फाइन को बढ़ाकर इसको अब 2000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि बहुत संभल के चलिएगा, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर बिना मास्क पहने हुए चलेंगे तो पुलिस आपसे 2000 रुपए ले लेगी। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक कड़ा संज्ञान लिया है। इसके पहले हमने देखा था कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक कड़ा संज्ञान कोरोना के मामले में लिया, मद्रास हाईकोर्ट ने, और तो ये बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स, स्टेट हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने कड़ा संज्ञान कोरोना पर लिया है। लेकिन आज जो डेटरेंट साबित होना चाहिए वो क्यों नहीं साबित हो रही है। 2-3 चीजें हैं। एक तो कोरोना की फटीग लोगों में आ गई है, लोग थक चुके हैं घर में बैठे बैठे। एक लंबे और एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद लोगों में अब ये लग रहा था कि नहीं, अब उन्हें किसी भी तरीके से निकलना चाहिए और हेल्थ उनके लिए अभी भी प्रायोरिटी नहीं है। जिस तरीके से अभी त्योहारों में देखा आपने कि बाजार में एक बड़ा हुजूम लोगों का दिखा और उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि उनके लिए हेल्थ का कितना बड़ा इशू हो सकता है। उसके बावजूद लोग भारी संख्या में बाजारों में निकले और खासकर इन त्योहारों के बाद जिस तरीके से एक स्पर्ट नजर आया है कोरोना के केसेस में दिल्ली में, वो वाकई में भयावह है। तो लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जो हमारी व्यवस्था है, जो सिस्टमिक व्यवस्था है, वो आज इतनी लचर क्यों है। आज कोर्ट ने भी इस बात को आम आदमी पार्टी से पूछा है कि आपने नियम बना दिए, आपने कानून बना दिए, लेकिन आपने ये इंश्योर नहीं किया कि उसका एनफोर्समेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एनफोर्समेंट की कहीं ना कहीं एक भारी कमी नजर आ रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा हम सिर्फ पुलिस को या सरकार को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मनियंत्रण एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी भारी कमी लोगों में दिख रही है। तो सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे लेकर आए। उधर अमेरिका में देखिए आप कि अमेरिका में एंटी मास्क मूवमेंट हो गया। लोगों ने कहा कि ये सिविल लिबर्टी पर लोगों की सिविल लिबर्टीज का हनन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका जो राइट टू हेल्थ है उसका हनन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला वो हेल्थ क्राइसिस है, क्योंकि अगर आप आज घर के बाहर बिना मास्क के निकलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा रिस्क है। तो आप ये देख लीजिए कि आज हमने फाइन को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया है। लोग जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी है वो शायद पे भी कर देंगे, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और वो फिर भी बिना मास्क के चलेंगे। तो ये देखना है कि कितना फाइन लोग अब पे करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या हम सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी कोरोना से निजात बहुत जल्दी मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो फाइन्स, सेल्फ डिसिप्लिन और एनफोर्समेंट, ये 3 कीवर्ड्स हैं सक्सेस के। अगर जब तक इनको कड़ी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक शायद कोरोना की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल आज अरविंद केजरीवाल सरकार की एक कलई खुल गई है। किस तरह से वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट ने जिस तरीके से उनको फटकार लगाया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कहीं ना कहीं आज गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठने चाहिए, लेकिन उन पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है। सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह से कोई सवाल नहीं करता है। वो देश के गृह मंत्री हैं, उनसे न मीडिया सवाल पूछेगा और ना ही किसी और की हिम्मत है कि अमित शाह से सवाल करे कि आप तो दिल्ली में मौजूद थे, आपने इतनी सारी मीटिंग्स का नियंत्रण किया था, फिर भी कोरोना के मामले इतने क्यों बढ़ गए।
तो आज सवाल यह है कि अमित शाह से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल से सब लोग सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि भाई तुमने कुछ काम नहीं किया। इस पर आपका क्या फीडबैक है, जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आपको याद होगा कि पिछले साल 5 जनवरी को करीब 100 नकाबपोश लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में घुसे और उन्होंने बेदर्दी से 2 से ढाई घंटे तक लगातार टीचरों को, छात्रों को, लेक्चरर्स को पीटा। और किस चीज से पीटा? आयरन रॉड से, डंडे से बुरी तरह लोगों को मारा। उसमें आपने विजुअल्स टीवी पे देखे थे किस तरीके से छात्रों के सिर फट गए थे। और बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था कि किस तरह से पीसीआर को बहुत सारी कॉल्स आई थी, लेकिन फिर भी पुलिस कैंपस के अंदर नहीं आई। जिसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हेड किया था जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्टर्न रेंज शालिनी सिंह ने। उनके साथ 4 इंस्पेक्टर्स और 2 एसीपीज थे। अब इस कमेटी के सामने जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए तो उसमें डीसीपी साउथ वेस्ट, एसएचओ वसंत कुंज और जो इंस्पेक्टर्स वहां पर एडमिन ब्लॉक के सामने थे, तो उनके साथ साथ और भी कई ऑफिसर्स थे जिनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया इस कमेटी के सामने। और इन सारे ऑफिसर्स ने एक ही सुर में ये कहा था कि इनको उस दिन हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन करना था और जिस हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एडमिन ब्लॉक के 100 मीटर की दूरी में इनको ये प्रिवेंट करना था कि किसी तरीके का धरना प्रदर्शन ना हो। तो ये लोग सफेद कपड़ों में, यानी कि जो प्लेन क्लोथ्स में, ये सारे पुलिस ऑफिसर्स कैंपस में थे। और लेकिन जो वहां के छात्रों ने जो बयान दिए थे कि किस तरीके से जब ये मार पिटाई का सिलसिला चल रहा था तो ये सारे पुलिस ऑफिसर्स वहीं पर खड़े थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इस कमेटी के सामने जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो वाइस चांसलर जगदीश कुमार की एक मैसेज है जो उन्होंने 6:24 पर भेजी थी और उसको इस कमेटी के सामने रखा गया। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार हैं, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए। और उस चिट्ठी, जो प्रमोद कुमार की चिट्ठी थी, वो पुलिस को मिली करीब 7:45 बजे के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने ये जितने पुलिस ऑफिसर्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, उन्होंने सबने एक ही सुर में बात कही है। ये कहा है कि पुलिस के वहां पर जाने के बाद चीजें नियंत्रण में आई, यानी कि जो छात्र जो वहां पर कह रहे थे, जो टीचर्स जो कह रहे थे, वो सारी चीजें गलत हैं। तो अब आप ये समझिए कि एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था इंडिया टुडे ने और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये साफ दिखाया गया था कि किस तरह तरीके से एबीवीपी, जो कि आरएसएस का छात्र संगठन माना जाता है, उसके 2 छात्र थे, अक्षत अवस्थी और रोहित शाह, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में कहा था और इस बात को कबूला था कि किस तरह से एबीवीपी का एक बड़ा हाथ रहा है उस मार पिटाई की घटना में। लेकिन इन सब के बावजूद आज 11 महीने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर आप क्या सोचेंगे? इस पर क्या कहा जाएगा? क्या कोई शब्द है? आप इसे कैसे देखेंगे कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिसको लेकर पूरे विश्व में इसकी चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से जेएनयू एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व की मानी जाती है, जहां से इतनी भारी संख्या में मेधावी छात्र निकलते हैं, और किस तरीके से कुछ गुंडे जिन्हें सत्ता और पुलिस का संरक्षण मिलता है, वो कैंपस में घुसते हैं, छात्रों, टीचर्स और लेक्चरर्स को मारते हैं और मारकर आराम से निकल जाते हैं। और 11 महीने बाद भी एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो अफसर हैं, जो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इंचार्ज थे, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी और ये कहा है कि नहीं, पुलिस ने अपना काम तो ठीक से किया था, लेकिन ये घटना कैसे हुई, कैसे इसे अंजाम दिया गया, इसको लेकर कोई भी उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में चर्चा नहीं की गई है। क्यों गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, इस पर भी कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी छवि को बेदाग कर दिया। ये कहा है कि भाई दिल्ली पुलिस की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, दिल्ली पुलिस बिल्कुल वहां पर मुस्तैद थी और वहां पर जाने के बाद ही चीजें हाथ में कंट्रोल में आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे बड़ा आज प्रूफ और क्या होगा कि अगर सत्ता और पुलिस का संरक्षण हो तो आज आप इस देश में जेएनयू क्या, किसी भी कॉलेज में आप जाकर मारधाड़ कर लीजिए और आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और आपको यह भी डर नहीं होना चाहिए कि अगर आप
मार पिटाई करेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होएगी, क्योंकि आपको सत्ता और पुलिस का संरक्षण है, तो आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। अब आपको बता दें कि जेएनयू काफी निशाने पर रहा है दक्षिण पंथियों के, यानी कि राइट विंगर्स के निशाने पर जेएनयू रहा है। जेएनयू एक लेफ्ट बैस्टियन माना जाता है, एक लेफ्ट पॉलिसी और लेफ्ट पॉलिटिक्स का एक प्रतिबिंब हमेशा से रहा है। तो वहां पर वामपंथ को खत्म करने के लिए जिस तरीके से अब वहां पर दक्षिणपंथी ताकतें सिर पर हावी हो रही थी, और बार बार वाइस चांसलर पे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि किस तरीके से वो सरकार के डिक्टेशन को मानते हैं और बिल्कुल सरकार जो कहती है वो चाहते हैं। तो इस तरीके के तमाम आरोप उन पर लगे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। आज जेएनयू इस समय एक बड़ी आइडियोलॉजिकल वॉर का प्रतिबिंब है, बीजेपी वर्सेस लेफ्ट का, क्योंकि जेएनयू एक लेफ्ट बैस्टियन माना जाता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज पुलिस से सवाल करने वाला कोई भी नहीं है। क्या गृह मंत्री अमित शाह आज पुलिस से कोई सवाल करेंगे कि जेएनयू मामले में पुलिस की क्या कोई कोताही थी? शायद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आरएसएस का उसे समर्थन है, एबीवीपी आरएसएस का छात्र संगठन है। तो किसकी हिम्मत है आज कि वो आरएसएस के छात्र संगठन से इतना बड़ा सवाल करे? और पुलिस जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में आती है, क्या उससे कोई सवाल किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल किया जाएगा। और बार बार पुलिस की बर्बरता के जो ये घटनाएं हैं होती रहेंगी। आपको ध्यान दिला दें कि दिसंबर में पिछले साल जामिया में देखिए किस तरह से पुलिस ने घुसकर पीटा था छात्रों को, जिसके बाद पुलिस ने ये भी एक आड़ में इसको बयान भी दिया कि देखिए हमने जामिया में घुसकर पिटाई की थी, इसलिए हम जेएनयू के मामले में बाहर खड़े थे और हम वेट कर रहे थे कि जब तक उनको ऑफिशियल लेटर नहीं मिलेगा वो जेएनयू के कैंपस के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आज इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि इतनी बड़ी घटना जिसकी गूंज पूरे विश्व में हो रही थी, आज उसमें आपने एक भी गिरफ्तारी नहीं की? गिरफ्तारी तो छोड़िए, एफआईआर दर्ज हुआ, क्राइम ब्रांच को केस गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज पुलिस को बिल्कुल बेदाग कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी आज एक भी क्यों नहीं हो पा रही है? आज इसको लेकर क्यों नहीं लोग सवाल खड़े कर रहे? मीडिया क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहा है? सोशल एक्टिविस्ट बहुत चिल्ला रहे हैं, इस पे ट्रोलिंग भी हुई है, सोशल मीडिया पे काफी लिखा गया है। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या हिम्मत है कि इस चीज को लेकर आज सवाल करे कि एबीवीपी के छात्र जो स्टिंग ऑपरेशन में नजर आए, जिनके मैंने आपको नाम भी बताए हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? उन्होंने नाम ले लेकर बोला, अक्षत, जिन दो छात्रों के मैंने आपको नाम बताए थे, अक्षत अवस्थी और रोहित शाह, उन्होंने कहा कि पेरियार हॉस्टल में जिस तरीके की जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर उन्होंने ये प्लानिंग के तहत वो आए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरीके की वो अंजाम, इस तरीके की वारदात को वो अंजाम देंगे, तभी वहां की जो लेफ्ट विंगर्स हैं उनको सबक मिलेगा। तो ये तमाम चीजें पूरे टेप पर रिकॉर्डेड थी, और उसके बावजूद भी अगर आज किसी की गिरफ्तारी ना हो तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? स्टूडेंट एक्टिविज्म, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तो आप छोड़ ही दीजिए कि वो कहां पर जा रही है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय एक ऐसा कैंपस माना जाता है जहां पर फ्री फ्लोइंग आइडियाज होते हैं, लोग आराम से मिलते हैं, डायलॉग्स होता है, लोकतंत्र पे बातचीत होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एक गंदी विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते हैं तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है, और ये कैंपस में हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कैंपस में जो यंग माइंड्स हैं, यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, आज उनका भविष्य किस तरीके का है? उन्हें तो डर लग जाएगा कि अगर आज वो दक्षिणपंथी सोच के नहीं बनेंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल है। अगर आप आज लेफ्ट विंग की सोच के हैं तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। तो ये सारी बातें समझ में लोगों को आ रही हैं। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट एक्टिविज्म के लिए तो एक बड़ा धक्का है ही, लेकिन साथ में आज उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है कि 11 महीने के बाद भी आज इसमें कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। इस पर आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। और आज का एजेंडा की जो 3 बड़ी खबरें थी उसका विश्लेषण यहीं तक। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। डू सेंड अस योर फीडबैक एंड डू सेंड अस योर कमेंट्स एज टू हाउ यू लाइक्ड माय एनालिसिस। आप बने रहिएगा satyahindi.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।